हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो चैनल की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें आप लोग इंग्लिश, ईवीएस, साथ ही साथ सीडीपी और संस्कृत के प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो उसी क्रम में जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट में जो आपका पेपर 2 होता है, उसमें एक पोर्शन होता है साइंस का। तो साइंस के पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम आपके लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है आपका विटामिन ई। तो यहाँ देखिए आप शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी ऐसा विटामिन जो आपके शरीर में रुकता नहीं है, हमेशा वो निकलता रहता है। तो जो आपका है विटामिन सी, ये आपका कभी भी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ये हमेशा पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। पसीना है, टॉयलेट है, इनके द्वारा इसे बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, विटामिन सी। और विटामिन सी के लेने के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आपके खट्टे फल, जितने भी नींबू, संतरा वगैरह, ये होते हैं विटामिन सी के लिए, ठीक है। और विटामिन सी से रोग जो होता है वो होता है आपका स्कर्वी। और इसी तरह जो विटामिन ए है, इससे जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी होता है विटामिन ए से। और विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट जो हैं उनका प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। और सूची 1 में एक तरफ आपको दिए हैं विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन, दूसरी तरफ आपको उनसे रिलेटेड जो जो भी थिंग्स हैं वो बताई गई हैं। देखिए, पेप्सिन है, कैरोटिन है, कैरेटिन है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन है। तो देखिए, इनमें से विटामिन क्या होती है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो विटामिन है वो क्या है, आप सभी को पता है। जो कैरोटिन है वो क्या है? एक विटामिन है जो कि गाजर में पाई जाती है, ठीक है। एंजाइम्स इसमें क्या क्या हैं ये आप देखेंगे। जो एंजाइम है वो क्या है? पेप्सिन एंजाइम है, जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसमें अग्न्याशय से निकलने वाला ये एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। हार्मोन्स हमारे कौन कौन से हैं? तो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे हैं टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आपका जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स के लिए होते हैं, ठीक है। प्रोटीन आपका कैरेटिन है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट का यहाँ सेकंड है, और फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड का आपका है फर्स्ट, और थर्ड का है आपका फोर्थ, और फिर थर्ड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ये क्रम दिया है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। जो कीट होते हैं हमारे छोटे छोटे, इनमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है ब्रक, ऑप्शन बी है आपका उत्सर्गिका, ऑप्शन सी है आदिवर्क आदिब्रक, और ऑप्शन डी है मेलपीगी नलिकाएं। तो कीटों में जो है उत्सर्जी अंग वो होता है आपका मेलपीबी की नलिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। वृक्क जो होता है वो किस में होता है? ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वृक्क है वो होता है आपका मनुष्य में या स्तनधारियों में क्या होता है? वृक्क होता है, ठीक है। उत्सर्गिकाओं के द्वारा उत्सर्जन कौन करता है? केंचुआ। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, केंचुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्गिका के द्वारा जो उत्सर्जी अंग है उत्सर्जिका, वो किसका है? केंचुए का है। और जो आदिवृक्क है यानी कि एड्रिनल, वो किसका होता है? जो चपटे क्रमी होते हैं जितने भी, उनका होता है। तो चपटे क्रमी का होता है उत्सर्गिका, ठीक, वो आदिवृक्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी उत्सर्जी से संबंधित है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखिए, उत्सर्जी अंग भी पूछा जा सकता है, उत्सर्जी पदार्थ भी पूछा जा सकता है। तो वो आपके लिए दोनों ही चीज़ें बता दी गई हैं दो क्वेश्चंस में। देखिए, ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड, सेकंड है यूरिक एसिड, फिर है यूरिया, और डी ऑप्शन है आपका अमोनिया। तो जो पक्षी हैं उनमें कौन सा होता है? आपका यूरिक एसिड उनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं आप सभी को पता है, स्तनधारी में क्या होता है? यूरिया का होता है उत्सर्जी पदार्थ, जो होता है वो क्या होता है? यूरिया, जो कि किडनी के द्वारा और फिर जो भी हमारे मल द्वार होते हैं उनके द्वारा निकलती है, ठीक है। और बनती कहाँ पे है यूरिया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका लीवर में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अमीनो एसिड है
ये आपका जो घोंघा है, सीपी है, जितने भी ये होते हैं इनके अमीनो अम्ल होता है। और जो आपके अमोनिया है, जो भी आपके जलचर होते हैं, मछली है, ये सभी अमोनिया, और जितने भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं जैसे पैरामीशियम अमीबा वगैरह, तो ये सभी आपके अमोनिया देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा कि जो पक्षी हैं वो हमेशा यूरिक अम्ल को ही उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल, मांस और फर्न में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन है, प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है आपका मुकुलन, ऑप्शन बी है आपका खंडन, ऑप्शन सी है आपका बीजाणु निर्माण, और ऑप्शन डी है आपका कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहली चीज, जितने भी ये चारों ऑप्शन है ये क्या हैं? आपके अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की ये सभी क्या हैं? विधियां हैं। अलैंगिक प्रजनन की ये विधियां हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो ये सभी क्या हैं? अलैंगिक की विधियां हैं। तो यहाँ पूछ रहा है शैवाल, मांस और फर्न में, तो इनमें जो है प्रजनन वो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात की जाए मुकुलन खंडन की, तो मुकुलन में जो है वो जो ईस्ट होता है आपका, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है प्रजनन। और खंडन जो है वो आपका स्पाइरोगायरा, ये आपको ध्यान रखना है कुछ नाम। स्पाइरोगायरा जो आपका होता है तो उसमें खंडन विधि के द्वारा होता है। खंडन विधि होता क्या है? दो टूट जाते हैं और फिर एक नया बना देते हैं। ठीक है, दो शैवाल जो होते हैं आपके, स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, तो शैवाल जो होते हैं वो टूट के एक नया शैवाल और निर्माण कर देते हैं। बीजाणु निर्माण के द्वारा आपका फफूंद है, शैवाल है, ये सभी क्या है? बीजाणु निर्माण के द्वारा करते हैं। और जो आपका है कायिक प्रवर्धन, यानी कि इसे वर्धी प्रवर्धन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपने देखा होगा गुलाब के फूल की कलम काट के लगा देने से नया गुलाब निकल आता है, तो वही होता है ये कलम लगाकर। और ठीक है, उसे ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नर व मादा युग्मनक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है आपका जनन, ऑप्शन सी है आपका परागण, ऑप्शन डी है आपका बीज निर्माण। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका अलैंगिक प्रजनन से था, यह आपका लैंगिक प्रजनन से संबंधित प्रश्न है। जब नर और मादा यानी मेल और फीमेल जो सेक्स होता है उसमें जो युग्मन जब दोनों मिल जाते हैं तो किस यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका निषेचन। ठीक है, निषेचन कहते हैं इसे, ना कि जनन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और परागण जो है वो आपका फूलों पे होता है, ये निषेचन भी फूलों पे होता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो जब नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रकरण यानी उनके मिलने का जो प्रकरण है वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला देखिए, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। जो एक फूल होता है या फिर जो पौधा होता है उसमें जो परिपक्व होने के बाद अंडाशय जो है वो विकसित होकर क्या बन जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका बीज, ऑप्शन बी है आपका पुंकेसर, ऑप्शन सी है स्त्रीकेसर, और ऑप्शन डी है फल। तो आप सभी जानते हैं कि अंडाशय विकसित होने के बाद एक फल का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद ही हमें बीज मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? तो ये आपको देखना है कि लंबाई बढ़ाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। तो ऑप्शन ए है आपका एथिलीन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है आपका जिब्रेलिन, और ऑप्शन डी है आपका साइटोकाइनिन। तो आप सभी जानते हैं कि लंबाई बढ़ाने में जो सहायक हार्मोन है वो आपके कौन सा है? जिब्रेलिन। ठीक है, एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाता है, फलों को पकाने के काम में आता है। ऑक्सिन आपका क्या करता है? ऑक्सिन आपका पौधे की जो उसमें जो ग्रोथ है, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, वृद्धि में, लंबाई में नहीं, और लंबाई में सिर्फ आपका जिब्रेलिन होता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन जो आपका वृद्धि रोकने में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है। ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी है श्वसन, और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ देखिए निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी होती है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रजनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसमें श्वसन नहीं लगाएंगे, इसमें प्रजनन जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस है, राइजोपस है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है आपका विषाणु, ऑप्शन सी है आपका जीवाणु, या ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो राइजोपस जो है वो आपका क्या है? कवक है।
कवक यानी कि फंजाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फफूंद इसे भी कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, शकरकंद या भिंडी? तो आप सभी जानते हैं कि जो आलू होता है वो क्या होता है आपका, आलू एक तना है, मूली भी क्या है, मूली एक जड़ है, शकरकंद जड़ है। वहीं भिंडी जो है वो आपकी क्या है, एक फल है, भिंडी आपकी फल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण अंग, ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी है तना और ऑप्शन डी है आपका जड़। तो जीवन का जो चक्र है वो कैसे चलता है कि उसके बाद नए पौधे, एक पौधे से दूसरा पौधा बनना, फिर उससे अगला पौधा बनना, उससे अगला पौधा बनना, ये कहलाता है आपका जीवन चक्र। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है आपका पुष्प। बिना पुष्प के प्रजनन नहीं हो सकता पौधों में, जिसके कारण जीवन चक्र आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पादप वर्ग में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है? यहाँ आप देखेंगे बीज को उत्पन्न करने की क्षमता किस पादप वर्ग में होती है। ऑप्शन ए है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है आपका थैलोफाइटा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका जिम्नोस्पर्म बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि बीज उत्पन्न करने की क्षमता दो में ही होती है, जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म। आप सभी लोग ये जानते हैं। और जो एंडोस्पर्म है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं आपके, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। तो जो आपके टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा होते हैं ये बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। इस वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं वो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो कि उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन स्तर में कमी होने से, ऑप्शन बी है रूमेटी हृदय रोग से, ऑप्शन सी है आपका WBC में कमी, या ऑप्शन डी है रक्त का स्कंदन कम ना हो पाना, यानी कि। तो यहाँ देखिए हीमोफीलिया जो है आपका, सबसे पहली चीज़ हीमोफीलिया एक क्या है, अनुवांशिक विकार है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। निम्न में से अनुवांशिक विकार, तो वहाँ आपको हीमोफीलिया मिल सकता है। तो जो रक्त का स्कंदन ना होना, यानी रक्त का जो है थक्का ना जमना, ये होता है हीमोफीलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम में बदलाव करके, और ऑप्शन सी है आपका जीन के मिश्रण द्वारा, ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो अनुवांशिक विचरण मतलब जो भी आपके जीन्स के, मतलब जो आपके स्पर्म और जो ओवम होता है उनके द्वारा जो आपकी जो आजकल जो टेस्ट ट्यूब्स बेबी की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें किस तरह से विचरण होता है वो आप देखिए। जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेडिंग एक प्रोसेस होता है उसके द्वारा, क्रोमोसोम में बदलाव करके भी होता है, नोसेफ्लिंग के द्वारा भी होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो अभी तक आपके ये अभी बायो के थे, अभी देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन हैं। तो यहाँ आपको देखना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, नहीं पूछा है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। ऑप्शन ए है कागज का जलना, ऑप्शन बी है भोजन का पकना, ऑप्शन सी है पानी का भाप में बदलना, और ऑप्शन डी है आपका कोयले का जलना। तो यहाँ देखिए कागज का जलना एक क्या है, केमिकल रिएक्शन, भोजन पकना भी केमिकल रिएक्शन है और कोयले का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है पानी का भाप में बदलना, ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं फिजिकल रिएक्शन है। आप सभी जानते होंगे जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हैं, तो दूसरी स्टेज से वापस हमें पहली स्टेज प्राप्त कर ली जाती है, वो आपकी होती हैं फिजिकल रिएक्शन। वहीं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे दूसरी स्टेज से पहली स्टेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ऑप्शन ए है सेल्यूलोज की ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी है लगातार उपयोग से, ऑप्शन सी है संवातन की कमी से, ऑप्शन डी है धूल जम जाने से। जो आपने देखा होगा जो पुरानी बुक्स होती हैं उनका जो कागज़ होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? तो इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण वो क्या होता है, कागज़ भूरे रंग का हो जाता है। तो कागज़ में जो होता है आपका सेलुलोज पाया जाता है, तो ज़्यादा समय के बाद उसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण कागज़ का रंग जो है परिवर्तित होकर भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हैलोजन्स में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, जो सबसे नीचे पाया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक है, आवर्त में, इस कारण सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि पीएच मूल्यांकन दर्शाता क्या है? नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता के लिए, ऑप्शन बी है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है आपका भूकंप की तीव्रता,
और ऑप्शन डी है आपका दूध की शुद्धता। तो आप सभी जानते हैं कि जो पीएच पैमाना होता है उसके द्वारा अम्ल और क्षार का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है? तो ऑप्शन ए है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, ऑप्शन बी है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन सी है आपका कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, और ऑप्शन डी है आपका मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो खाने का नमक यानी कि आपको सब लोग पता है कि NaCl को खाने का नमक कहा जाता है। तो यहाँ ये देखिए आप, जो Na है वो किस तरह आया है, NaOH के द्वारा Na मिलता है और HCl के द्वारा, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो वहाँ NaCl बनता है आपका, और जो HOH हो जाता है ये H2O के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो NaCl जो है वो मिलता है, तो NaOH आपका क्या हो गया, मजबूत क्षार हो गया। ठीक है, और HCl आपका मजबूत अम्ल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु यानी कि जो ऐसी धातु जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं वो आपकी मिश्र धातु कहलाती है। तो ऑप्शन ए है आपका गन मेटल, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन बी सी है आपका ब्रॉन्ज, और ऑप्शन डी है आपका तांबा। तो आप सभी जानते हैं जो कॉपर है वो आपका एक क्या है, मेटल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये भी जान लें कि जो गन मेटल होता है उसमें क्या क्या मिला होता है, तो उसमें कॉपर Cu + Zn + Sn यानी कि टिन। तो कॉपर, जिंक और टिन के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। और पीतल जो है वो आप सभी जानते हैं कि Cu + Zn का जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है वो पीतल, और ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का जो मिक्सचर होता है वो ब्रॉन्ज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और नीचे जो उत्तर दिए उन्हें देखना है। ऑप्शन ए है भंजन, वो इधर सूची 1 में भंजन, प्रगलन और हाइड्रोजनीकरण और वल्कनीकरण दिया गया है, और सूची बी में आपको रबड़, पेट्रोलियम, ताम्र और खाद्य वसा दिया गया है। तो जो इसका प्रोसेस होता है वो देखिए किस तरह का होता है। ये सभी आपके क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके द्वारा ये चीज़ें बनती हैं। तो किससे क्या बनता है ये हमें बताना है। तो देखिए आप, जो आपका भंजन है, भंजन के द्वारा क्या होता है, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भंजन के द्वारा पेट्रोलियम, और प्रगलन के द्वारा आपकी ताम्र यानी कि तांबा को प्राप्त किया जाता है। वहीं हाइड्रोजनीकरण के द्वारा आप खाद्य जो बसा होता है उसे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वल्कीकरण के द्वारा ही रबड़ को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा इन दो में है, फिर दूसरे का देखिए तीसरा, इसमें भी, फिर तीसरे का यहाँ खाद्य वसा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है यानी कि नेचुरल पॉलीमर है? तो ऑप्शन ए है बेकेलाइट, ऑप्शन बी है सेलुलोस, ऑप्शन सी है PVC, और ऑप्शन डी है आपका नाइलॉन। तो जो आपका बेकेलाइट जो है ये आपका क्या है, प्राकृतिक नहीं है, मैन मेड है। ठीक है, PVC भी मैन मेड है, वहीं नाइलॉन भी मैन मेड है। तो जो आपका प्राकृतिक बहुलक है वो क्या है, आपका सेलुलोस। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उपकरण, यंत्र और माप की गई राशियाँ नीचे दी गई हैं। तो ऑप्शन ए देखिए एमीटर, इधर सूची 1 में मीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर दिया है। तो इनके द्वारा क्या मापा जाता है, ये आगे दिया है, दाब, भार, धारा और सापेक्ष आर्द्रता। ये आपको दूसरी सूची में दी गई हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो एमीटर है, एमीटर के द्वारा क्या करते हैं, करंट का मापन करते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा आप सापेक्ष आर्द्रता यानी कि जो आपकी नमी होती है उसके द्वारा, उसके लिए नापते हैं। स्प्रिंग तुला के द्वारा आप क्या नापते हैं, स्प्रिंग तुला से आपका भार नापा जाता है, और बैरोमीटर के द्वारा दाब नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो कौन से टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी का, ऑप्शन बी है मोम का, ऑप्शन सी है आपका लोहा, और ऑप्शन डी है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लोहे का, एक मोम का टुकड़ा, तीनों जो सेम साइज के हैं उन्हें ऊंचाई से पृथ्वी पर फेंका जाता है। तो जो तीनों टुकड़े हैं वो आपके एक साथ गिरेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ आप ये नहीं लगाएंगे कि लोहे का भार ज़्यादा होता है इसलिए। जब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि हवा में से पृथ्वी पर फेंके जाते हैं, तब वहाँ आपका लोहे का टुकड़ा हो जाएगा ऑप्शन। जब वहाँ हवा नहीं दिया जाएगा, अगर हवा के बारे में नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो आप वहाँ यही लगाएंगे कि सभी टुकड़े साथ साथ पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीडियम की बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसे नॉन मीडियम मानेंगे, और नॉन मीडियम में सभी साथ साथ पहुँचते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान रहता है।
ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर अधिकतम होता है, या ऑप्शन डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानव का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेडियस है आपकी वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्यूपेराइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है क्रायोलाइट। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ल्यूब्रिकेंट्स यानी कि स्नेहक के रूप में आपका ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, जो कि एक कार्बन का अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो आप सभी के लिए फार्मूला पता ही है। फार्मूला होता है C-0/100, ठीक है, इक्वल टू K-273/100 होता है। ठीक है, ये तो केल्विन और फॉरेन सेल्सियस का हो गया। इक्वल टू होता है F-32/180। तो ठीक है, F-32/180। ठीक है, और एक और होता है रोमर पैमाना, तो उसके लिए क्या होता है R-0/80। तो ये सभी आप लोगों के लिए फार्मूला याद ही होगा। तो सेल्सियस और किस में, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो सेल्सियस ये है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट ये है। तो इन दोनों को जब आप एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है वो प्राप्त हो जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए 29 क्वेश्चन कि परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन ए है गामा रेज, ऑप्शन बी है अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है आपका एक्स रेज और ऑप्शन डी है आपका जो आपकी अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्षी किरणें जो हैं उनसे। तो यहाँ देखिए परावैंगनी रेज जो आपकी यूवी रेज हैं उनकी ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है ई जो है, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। तो आप सभी को ये पता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये भी पता होगा जो आपका मीडियम होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो आपकी गामा रेस की होती है। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, एक्स रेस की होती है। फिर उसके बाद आपकी यूवी रेज आती हैं, उसके बाद आपकी आती है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का जो वो होता है आपका वेवलेंथ वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा था, परावैंगनी किरणों की ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो अवरक्त रे यानी कि जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं उनसे यूवी रेज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और अगर वेवलेंथ की बात करता तो वेवलेंथ इंफ्रारेड की ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसमें सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वहीं उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तब ये हो जाता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग मरीच का बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। मृग मरीच का आप सभी लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में पेड़ का जल के रूप में दिखाई देना, या आपका भ्रम जो पैदा होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी है आपका व्यतिकरण। तो ये सभी क्या है, प्रकाशिक घटनाएं हैं। और जो आपका मृग मरीच का है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR के द्वारा होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। ठीक है, निम्न में से कौन सी चीज़ है जो वस्तु की क्या है, स्मॉल इमेज बनाएगी जो उसके सामने रखी जाएगी। तो ऑप्शन ए है आपका समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है आपका उत्तल लेंस। तो आप सभी लोग जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव क्या होता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शी जो पेरिस्कोप होता है पारदर्शी, ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परिदर्शी एक स्कोप होता है जिसके द्वारा आप दूर की वस्तुएं देख सकते हैं, परिदर्शी जिसे कहते हैं, पेरिस्कोप इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है आपका अपवर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है आपका पूर्णांतिक परावर्तन या ऑप्शन डी है आपका परावर्तन। तो जो आपका पेरिस्कोप होता है ये आपका जो आपका परावर्तन है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो जो डायनमो है आपका वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और यदि आपको विद्युत मोटर देता तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होनी चाहिए। जो आपके फ्यूज लगे होते हैं, कटआउट लगे होते हैं, उनमें जो तार होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक होना चाहिए उसका, या फिर निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर डी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। तो आप सभी लोग जानते हैं जो भी फ्यूज तार होते हैं उनका उच्च प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि जो उनमें रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक अच्छा फ्यूज कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।